नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्रा। एचएनएम पर वक्त है क्वेश्चन आवर का। उत्तराखंड सरकार अवैध मदरसों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। सरकार ने साफ किया है कि अवैध तरीके से चल रही कोई भी चीज हो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक अवैध तरीके से चल रहे मदरसों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 130 मदरसों को बंद कर दिया गया है। उधर कांग्रेस ने इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार की इस कार्रवाई पर तंज कसा। सरकार की अवैध मदरसों पर हो रही कार्रवाई को लेकर ही आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में ये कार्रवाई लगातार हो रही है। मिली जानकारी के मुताबिक अभी तक सरकार की ओर से ऐसे करीब 130 मदरसों को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। सरकार की ओर से कहा गया है कि इन मदरसों की मान्यता नहीं है, साथ ही जांच में अनियमितताएं भी पाई गई हैं। उधर पूर्व सीएम हरीश रावत ने इस पर कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जिन मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है उनमें पढ़ने वाले बच्चों के लिए सरकार की ओर से क्या व्यवस्थाएं की गई है। उन्होंने कहा कि कई मदरसों ने इसको लेकर आवेदन किया है, लेकिन सरकार की ओर से इस पर ध्यान नहीं दिया गया। पिछले 8 सालों से इस पर कोई निर्णय क्यों नहीं लिया गया। उन्होंने सरकार से वैध अवैध की परिभाषा को भी ठीक करने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। लोगों ने आवेदन कर रखे हैं तुम्हारे पास मान्यता के लिए, तुमने उन आवेदनों पर निर्णय क्यों नहीं लिया? क्यों उनको दबाए रहे? वर्षों वर्षों से दबाए रहे। 8 साल से तुम कुछ कर ही नहीं रहो। तो लोग, जनसंख्या बढ़ रही है। अब मैं उनसे कहना चाहता हूँ, मैं वैध और अवैध में नहीं जा रहा हूँ। बच्चे जो है वो क्या है बताएं, किसकी जिम्मेदारी है? उनकी शिक्षा का क्या प्रबंध है? जो आपने मदरसों में राजनीतिक कारणों से उनको तुमने बंद कर दिया, कह रहे हो अवैध मदरसे। अरे भाई, जिसने नियम तो अप्लाई कर दिया है, आवेदन किया है, यदि छुपा करके कर रहा होता तो अवैध गतिविधि होती। वो तो कानून सम्मत तरीके से मान्यता चाह रहा है, सब कुछ करने के लिए तैयार है। तुम उन मान्यताओं पर 8 साल से बैठे हुए हो, तुम दे नहीं रहे हो मान्यताओं को। और अब जब लोगों ने स्थानीय आवश्यकता को देखते हुए खोल दिए तो तुमने उनको अवैध बता दिया। तो पहले तो ये वैध अवैध की परिभाषा को ठीक करो। मदरसों पर हो रही कार्रवाई को लेकर सरकार ने साफ किया है कि अवैध किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूर्व सीएम हरीश रावत के बयान पर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस चाहती ही नहीं कि बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिले। भाजपा के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने हरीश रावत के बयान पर पलटवार किया। चौहान ने कहा कि हरीश रावत नहीं चाहते कि देवभूमि का देवत्व बना रहे। देखिए, हमारी प्रदेश सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का उद्देश्य जो हमारे प्रदेश का भविष्य है, हमारे जो नौनियाल हैं उनको गुणवत्तापरक शिक्षा दी जाए जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि देश जो हमारे प्रदेश का भविष्य है उनको अच्छी शिक्षा दी जाए। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय हरीश रावत जी लगातार यूसीसी का विरोध कर रहे हैं और अवैध मदरसों के जो संचालन हो रहा है उनका जब उनको बंद किया जा रहा है उसका वो विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो मुस्लिम तुष्टीकरण की जो उनकी राजनीति है वो उनके अंदर से झलक रही है। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और आदरणीय हरीश रावत जी जो हमारी देवभूमि है, जिसको देवभूमि प्रदेश के नाम से जाना जाता है, इसका देवत्व बना रहे, वो नहीं चाहते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये साफ कर चुके हैं कि प्रदेश में अवैध कुछ भी हो उससे बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने कहा कि प्रदेश में अवैध मदरसों, मजार और अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। अवैध रूप से बड़े पैमाने पर मदरसों का संचालन गंभीर विषय है। देखिए, मैंने कहा कि अवैध अतिक्रमण, अवैध मजारें, अवैध जो भी हैं, जो इलीगल है, सबको लीगल रूप में लाया जाएगा। और जब तक ये अतिक्रमण पूरी तरह से इंक्रोचमेंट नहीं हटाया जाएगा, नहीं हटेगा, तब तक ये अभियान जारी रहेगा। और ये काम केवल शुरू करने के लिए नहीं है, ये काम बिल्कुल पूरी तरह से साफ सफाई करने के लिए। मदरसों पर कार्रवाई को लेकर जहां कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, वहीं इस कार्रवाई को भाजपा नेता लगातार ठीक करार दे रहे हैं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा है कि सरकार लगातार हर वर्ग के उत्थान को लेकर काम कर रही है।
मदरसों पर हो रही कार्रवाई के सवाल पर शादाब शम्स ने कहा कि जो इसका विरोध कर रहा है वो पॉलिटिकल मुसलमान है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का साफ विजन है कि गलत को छोड़ेंगे नहीं और सही को छेड़ेंगे नहीं। जो विरोध कर रहे हैं उन्हें मुसलमानों की नजर से न देखा जाए, उन्हें ऐसे देखा जाए कि वो पॉलिटिकल मुसलमान है और इसलिए पॉलिटिकल मुसलमान हमारा विरोध हर बार करेगा क्योंकि उसे अपनी राजनीतिक दुकान चलानी है। वो अपनी राजनीतिक दुकान चलाता है तो हमारा विरोध करता है। मेरी पार्टी का मत बिल्कुल स्पष्ट है, युवा मुख्यमंत्री का मत बिल्कुल स्पष्ट है, सही को छेड़ेंगे नहीं, गलत को छोड़ेंगे नहीं। जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जो सही है उसको साथ लेके चला जा रहा है। 3 साल बेमिसाल, मैं ये कह सकता हूं जो वादा किया था उस वादे को पूरा किया गया। यूसीसी लाने का कमिटमेंट युवा मुख्यमंत्री का था, उस युवा मुख्यमंत्री ने उस कमिटमेंट को फुलफिल किया। मुस्लिम बहन बेटियों को भी बराबर हिस्सेदारी मिले, बराबर जिम्मेदारी मिले, प्रॉपर्टियों में बराबर अधिकार मिले। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छी सरकार क्या होगी। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा चल रहा है, योजनाएं सबको मिल रही हैं, विकास तेजी से बढ़ रहा है, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा हो रहा है। और जब प्रति व्यक्ति आय प्रदेश की बढ़ती है तो हर समाज के व्यक्ति का भला होता है। उत्तराखंड में अभी तक 130 से अधिक मदरसों पर कार्रवाई हो चुकी है और सरकार का कहना है कि कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इतना ही नहीं, अवैध मदरसों की फंडिंग की जांच भी सरकार की ओर से की जाएगी। ऐसे में इतना तो साफ है कि अभी कई और मदरसे सरकार की रडार पर हैं, जो नियम विरुद्ध संचालित हो रहे हैं और आने वाले समय में इसको लेकर और भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN टीवी। तो क्वेश्चन आवर में आपने रिपोर्ट देखी। इस वक्त प्रदेश में एक मुद्दा गरमाया हुआ है, वो है अवैध मदरसों पर कार्रवाई का। अवैध मदरसों को लेकर मुख्यमंत्री और सरकार ये साफ कर चुके हैं कि अवैध कोई भी चीज हो, मदरसे हो, मजार हो या फिर कोई भी अतिक्रमण, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार इस पर लगातार कार्रवाई करती रहेगी। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार 130 से अधिक जो अवैध मदरसे संचालित हो रहे थे उनको सील कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इन मदरसों के संचालन के लिए बहुत सारे आवेदन किए गए, जिनको कि करीब 8 साल का वक्त हो गया, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग चाहते हैं कि इनका संचालन एक तरीके से हो, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सबका स्वागत कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रभा बंदूनी जी हमारे साथ हैं। प्रभा जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल से मीनाक्षी जी हैं। मीनाक्षी जी, बहुत स्वागत है। कांग्रेस से हमारे साथ प्रमोद कप्रवाण शास्त्री जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ वर्चुअली प्रेम पंचौली जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। प्रभा जी, अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ठीक बात है, अवैध जो भी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि इसमें कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने इनके संचालन के लिए आवेदन किए, लेकिन आवेदन की ओर ध्यान न देकर इनको अवैध करार करके इन पर कार्रवाई की जा रही है। क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी का? देखिए रवि जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, जिस प्रकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि राज्य में कोई भी अवैध गतिविधि होगी उसको बख्शा नहीं जाएगा। बात मदरसों की यहाँ पर नहीं हो रही है। अवैध रूप से जो भी अतिक्रमण पाया जाएगा, चाहे वो किसी भी रूप में होगा, तो उसको सरकार तुरंत उस पर कार्रवाई करेगी। तो ऐसा नहीं है कि ये जो अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई है ये कुछ अभी इसी समय पर हो रही है। अगर देखें तो निरंतर कार्रवाई पिछले 2 वर्षों से चल रही है हमारे प्रदेश में। तो इसलिए ये कह देना कि नहीं ये अचानक हुई है या मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। अब दूसरा आता है इसमें बात की, जो कार्रवाई हो रही है आप देख लीजिए ये किस पर कार्रवाई हो रही है। ये तो अवैध मदरसों पे हो रही है। तो क्या अवैध मदरसों पे कार्रवाई करना उचित नहीं है? अगर अवैध रूप से कोई भी चीज राज्य में हो रही है, फिर दूसरा आपको मैं ये बताना चाहूंगी, जो हमारे मदरसे हैं वो क्या है, वहां पर हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, चाहे वो मुस्लिम समुदाय के बच्चे हों, वो वहां पर पढ़ने के लिए जाते हैं। तो लेकिन जब उनके मानक भी वहां के तय किए जाते हैं और ये प्रशासन को पता चलता है कि वहां के जो मानक है वो सही नहीं है, तो निश्चित तौर पर वहां पर कार्रवाई की जाएगी। अब मानकों में सबसे पहले अगर हम देखें, हमारे जो देश के नौनिहाल ही लगा लीजिए या राज्य के हम नौनिहाल कहें, वहां पर
पढ़ने के लिए मदरसा एक इंस्टीट्यूशन है जहां पर उनको शिक्षा दी जाती है। तो किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, जब प्रदेश में पहले ही कहा गया है कि मदरसों में जो शिक्षा दी जाएगी वो मेन स्ट्रीम के जैसी दी जाएगी। उनको जो 2023 में कहा गया था कि एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो भी वहां पर पढ़ाना पड़ेगा, और जब वहां पर प्रशासन की तरफ से वहां पे उन जांच की जाती है मानकों की, वो पूरे नहीं होते तो आप देख लीजिए तो कार्रवाई तो वहां पर होगी। क्या हम लोग ये नहीं चाहेंगे कि जो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको मेन मुख्य धारा से जोड़ा जाए? और दूसरा, अगर वहां पर जो मदरसे हैं अवैध, क्या है अवैध मतलब उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो रजिस्ट्रेशन उनको करवाना चाहिए। ये नहीं कहा है कि जो मदरसे वैध हैं वो तो चल रहे हैं, उनको नहीं रोका गया है। और उसके बाद जो नए मदरसे हमारे पास आए हैं 83 के आसपास रजिस्ट्रेशन के लिए, उसमें से भी 53 के आसपास को वैधता दे दी गई है जब उनके मानक पूरे हो गए हैं। तो अगर उनकी फंडिंग से कोई इश्यूज हैं, अगर उनके रजिस्ट्रेशन से इश्यूज हैं, वहां पर जो पढ़ाई का जो माहौल है, जो सिलेबस नहीं उनको पढ़ाया जा रहा है, तो इसलिए कार्रवाई करना बिल्कुल उचित है। और मैं तो कहूंगी धामी सरकार जो भी ये कार्रवाई कर रही है बहुत सही कर रही है, क्योंकि हमारा मेन मकसद है कि जो हमारे मुस्लिम समुदाय के बच्चे हैं हमारे, उनको भी मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाए। लेकिन हरीश रावत कह रहे हैं कि आवेदन किया था बहुत सारे लोगों ने, लेकिन उन पे 8 साल से कोई काम नहीं हुआ। यानी कि मदरसा संचालक ये चाहते हैं कि वो नियमों के अनुसार इनका संचालन करें, लेकिन उस पर सरकार ने कोई काम नहीं किया, ऐसा आरोप लगाया हरीश रावत ने। पूर्व मुख्यमंत्री ने तो बात गंभीर है। हरीश रावत जी की बात तो आप छोड़ दीजिए, खुद मदरसा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कल ही ये बात कही है कि जो ये अवैध मदरसों पे सरकार की कार्रवाई हो रही है उन्होंने बिल्कुल उचित ठहराया है, क्योंकि वो तो खुद मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष है। उन्होंने कहा है मेरे पास वो जो आवेदन आते हैं मदरसों के मेरे पास आते हैं, तो जिन जिन मदरसों का मेरे को लगा कि इनके मानक सही है उनको तुरंत हमने मानक होते ही रजिस्टर्ड कर दिया है। लेकिन उसके बाद भी कई ऐसे मदरसे हैं जो एमडीडीए में जिनका जो नक्शा है वो पास नहीं है, तो जब उनको कहा जा रहा है कि आप नक्शा पास करवा दीजिए, वहां के जो आय के स्रोत है वो हमें बता दीजिए, तो जब वो लोग उनके पास नहीं उनके पेपर्स लेके आ रहे हैं तो किस प्रकार उनको वैध कर दिया जाए। अब देखिए ये तो जो मदरसा चलाने वाले संचालक है ये तो उनको भी सोचना चाहिए कि इतना समय अगर लग रहा है तो क्यों लग रहा है। ये तो हरीश रावत जी को ज्यादा नहीं पता ना कि वहां पे क्या गतिविधियां चल रही हैं। एक आप बयान दे देते हैं कहीं पर कि वो 8 साल से दिए हुए हैं, उनको खुद पता है कि वो 8 साल से वहां पर दिए गए हैं। ये तो मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन है उन्होंने ये कहा है कि ये मेरी जिम्मेदारी है। और वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तराखंड के, तो अगर उनका बयान है तो उसे गंभीरता से तो लेना चाहिए। देखिए उनको तो अब मैं ये कहूंगी, आप रवि जी देख लीजिए कितने हमारे माइनॉरिटी के जो भाई बहन है वो इसका विरोध कर रहे हैं। आप ये देख लीजिए ना, माइनॉरिटी का जो बड़ा तबका है जो मदरसे चलाते हैं वो खुद ये अब आए हैं वो रजिस्ट्रेशन के लिए, उन्होंने आवेदन किए हैं, वो खुद लोग आवेदन के लिए आ रहे हैं हमारे सरकार के पास, जो प्रशासन है वहां जा रही है और उनको रजिस्टर भी किया जा रहा है। अगर उनके मानक सही हैं, उनका जो जो सरकार को उनके प्रशासन को उनको जो जो दस्तावेज देने हैं अगर वो दे रहे हैं उनको वैध किया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो वहां के बच्चे हैं देखिए वहां पे बुनियादी शिक्षा दी जाती है, तो हम बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये बहुत ही मैं कहूंगी सेंसिटिव मुद्दा है, इसको जिम्मेदारी के साथ लेना चाहिए और नेताओं को भी जिम्मेदारी से मैं कहूंगी अगर विपक्ष है उसको बयान देना चाहिए ताकि किसी की जिंदगी से खिलवाड़ ना हो। प्रमोद शास्त्री जी हैं हमारे साथ चर्चा में कांग्रेस से। प्रमोद जी, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक बयान सामने आया, उस पर हम चर्चा करी रहे। उन्होंने क्या कहा? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो अवैध है उसको छोड़ेंगे नहीं और जो वैध है उसको छेड़ेंगे नहीं। देखिए रवि जी, मैं सबसे पहले मैं आपके 2 सवाल हैं कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अवैध को छोड़ेंगे नहीं, वैध को छेड़ेंगे नहीं, वैध को छेड़ेंगे नहीं। और हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि भाई अवैध किसको बोलते हैं। वो अवैध उन्होंने कहा है, मैं उनको देख रहा था कि वो कह रहे थे कि अवैध किसको बोलते हैं। तो ये अवैध जो शिक्षा में जो एक शब्द नया निकल करके आया, ये एजुकेशन में जो अवैध का शब्द ये नया शब्द मार्केट में भी जो है लॉन्च हुआ। हमने सुना था अवैध खनन, हमने सुना था अवैध शराब का भी हमने सुना था कि भाई जो है, लेकिन एजुकेशन के लिए जो अवैध कहा है, हरीश रावत जी ने कहा है कि भाई अवैध की परिभाषा बता दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं मदरसा के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी रखता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि वो धार्मिक शिक्षा है, जैसे हमारे यहाँ संस्कृत विद्यालय है, जैसे हम संस्कृत की शिक्षा करते हैं ऐसे वो जो है मदरसों में वो धार्मिक है। और सरकार ने निर्देश किए हैं मदरसों को ही नहीं बल्कि प्राइवेट जितने भी विद्यालय हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम है, ये कि एनसीईआरटी कंपलसरी है जिसका पालन लोग कर भी रहे। और सरकार के निर्देशों का पालन करना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी भी बनती है। तो हरीश रावत जी ने जो कहा, हमारे जो हरीश रावत जी हैं जिनका पूरा जीवन जो है सामाजिक और राजनीति में जिनका खपा,
भाई जिन्होंने पूरा जो है अपना जीवन पूरा जो है सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में दिया, तो उन्होंने कोई बात कही है तो उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसका मान्य तो है ही। तो उनका कहना यह है कि आप उसको ये बोलो कि भाई वो जो है जो मदरसा है या जो हमारे और स्कूल हैं जिनकी मान्यता नहीं, मैं तो आप तो मदरसे की बात कर रहे हैं। अगर मानक पे कोई वैसे विद्यालय भी हैं जो इंग्लिश के भी हैं, किसी ने अपने घर में खोल रखे हैं, तो उन पे भी जो है सरकार ने आखिर मानक रखा हुआ है। सरकार ने कहा है भाई कि बहुत सारे उसमें मानक रखे हुए हैं कि आप इस मानक पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो अगर हम वो मानक पूरा नहीं कर पा रहे हैं और फिर हम विद्यालय चला रहे हैं तो वो तो गलत है ही। तो जो मैं समझ रहा हूँ कि अब रही आप जो मदरसे की बात कर रहे हैं, तो मदरसा में ये भी सच है कि अगर उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो आखिर उनकी जिम्मेदारी किसकी होगी? भाई किसी ने अगर अच्छा जब वो खुला था तो आप आखिर इतने सालों तक आपने चलने क्यों दिया? तो आखिर सरकार की जिम्मेदारी बैठती है कि अगर उन मदरसों पे वो मानक के हिसाब से उनकी मान्यता नहीं हुई है तो जो उसमें पठन पाठन जो बच्चे कर रहे हैं उन बच्चों को वो कहीं जो है उसको स्थानांतरित करने का काम करें, भाई जिससे बच्चे आखिर देखिए बच्चे जो है ये हमारी बुनियाद है, देश की बुनियाद है, देश की धरोहर है, चाहे वो मुसलमान का हो चाहे वो हिंदू का हो। और मैं तो आपको ये कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को एक कदम आगे बढ़ करके उनको तो सरकार को चाहिए, सरकार को जो है विद्यालय खोलने चाहिए जिससे कि मुसलमान जो लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं उनके बच्चे भी शिक्षित हों, उनको और तो विद्यालय में कहाँ मना है उनको दे। हाँ, किसी को बंद करने के बजाय उनके मानक ठीक करवाएं, उनको मान्यता दें। और एजुकेशन इस देश के अंदर शिक्षा का अधिकार सबका अधिकार है, सबको लेने का अधिकार है। हाँ, और तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हरीश रावत जी ये नहीं कह रहे हैं कि कोई जो है वहाँ पर किस तरह की उनकी शिक्षा, उनका कहना ये है कि भाई अवैध की परिभाषा क्या है। क्योंकि जो है विद्यालय एक ऐसी परिकल्पना है कि आप उसका रजिस्ट्रेशन पहले नहीं कर सकते, क्योंकि विद्यालय में जो है छात्रों के हिसाब से रजिस्ट्रेशन उसका दिया जाता है, मानक भी तभी देखे जाते हैं। बिल्डिंग का रजिस्ट्रेशन होता नहीं है विद्यालय का, तो विद्यालय का छात्रों का रजिस्ट्रेशन होता है कि भाई जिसमें आप जो है उनका पंजीकरण उनका करते हैं, यूडाइज उनका भरते हैं। और निश्चित रूप में मैं कहना चाहता हूँ, मैं धामी जी की इस बात का क्योंकि सरकार को भी जो है बच्चों का एक पूरा जो बायोडाटा है वो तो सरकार को देना ही होता है कि भाई हमारे यहाँ कितने छात्र हैं, कितनी छात्राएं हैं। तो उसमें भी सरकार को पंजीकृत, तो विद्यालय पंजीकृत होना अनिवार्य है। लेकिन जो हरीश रावत कह रहे हैं कि हरीश रावत जी ने कहा है कि भाई वो अवैध नहीं है, उनका कहना यह है कि वो विद्यालय पंजीकृत भला ही ना हो, लेकिन आप उनको अवैध नहीं बोल सकते। आप उनको नोटिस दो, आप उनको बोलो भाई कि जो है इनके जो मानक है उस मानकों पे उनको रजिस्ट्रेशन कराने का काम करें। और अगर नहीं बैठता है रजिस्ट्रेशन तो उनको अन्यत्र जो उनके नजदीक विद्यालय हों उन पे शिफ्ट करने का उन्होंने यही पूछा है, यही उन्होंने पूछा है, यही उन्होंने पूछा है। और आप कह रहे थे सदाब शमसू जी हमारे मेरे तो बहुत अच्छे मित्र हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं उससे लेना देना नहीं है। लेकिन राजनीति की जो पाठशाला है उनकी, वो हमारे यहां से तो हुई है भाई। पाठशाला तो उनकी राजनीति के हमारे यहां से है, हमारे तो वर्कर रहे हैं पहले, हमारे तो नेता रहे। तो अभी वो जो है ठीक है, अच्छा है कि उनका जो है वो इस समय वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है मीनाक्षी जी, जो आज हम बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने तो सवाल उठाया कि बच्चों के भविष्य के लिए क्या योजना है सरकार के पास, अगर ऐसे सील कर दिए जा रहे हैं। 130 से ऊपर पहुंच गए आंकड़ा, 136 के आसपास है। तो आप उत्तराखंड क्रांति दल का क्या कहना है इस कार्रवाई पर जो सरकार लगातार कर रही है, बड़े स्तर पर हो रही है। अभी तो जानकारी ये भी है कि 500 करीब है इनकी संख्या उत्तराखंड में। देखिए रवि जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जिस तरह का टाइटल यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है कि अवैध मदरसों पर कार्रवाई, तो हम मतलब उत्तराखंड का या भारत का कोई भी बच्चा मुझे लगता है इस टाइटल से समझ सकता है कि कौन इन सब चीज़ों से राजनीतिक लाभ लेना चाह रहा है। मैं क्योंकि एक क्षेत्रीय दल से आती हूँ, उत्तराखंड क्रांति दल, और हम तो अवैध निर्माण के खिलाफ हैं। अगर बाहर से आए हुआ कोई भी व्यक्ति राज्य के संसाधनों पे अवैध अधिकार जमाता है तो वो गलत है, ये हम मानते हैं। लेकिन आपने जिस प्रकार का टाइटल यहाँ पे इस्तेमाल किया है उससे ये लगता है कि इस राज्य के अंदर सिर्फ अवैध मदरसे ही हैं, अवैध निर्माण सिर्फ मदरसों का ही हुआ है।
अगर यहाँ पे ये लोग इस तरह की बात करते कि अवैध निर्माण पर कार्यवाही हुई तो क्या इसका कुछ गलत इम्पैक्ट पड़ता? नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए अवैध चाहे वो मदरसा हो, चाहे मंदिर हो, चाहे वो फिर कोई स्कूल हो, चाहे वो कुछ भी हो, अवैध निर्माण मतलब अवैध निर्माण, और अवैध निर्माण को अवैध निर्माण ही बोलना चाहिए। अवैध मदरसे और अवैध स्कूल और अवैध मंदिर ये सब चीजें नहीं आती हैं। लेकिन हम जानते हैं कि कौन किस प्रकार की राजनीति यहाँ पे करता है और किस प्रकार का राजनीतिक लाभ लेने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। दूसरी चीज मैं कहूंगी कि क्या ये मदरसे एक दिन में उगाए? इन मदरसों में हम लोग देख रहे हैं कि ये काफी पुराने टाइम से ये मदरसे यहाँ पे बने हुए हैं, लेकिन इन मदरसों पे तब कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब कहां से वो एमडीडीए तब तक अभी तक क्या सोया हुआ था जो इस पे कार्रवाई नहीं हुई? या उसके आसपास जो अधिकारी थे उन्होंने कभी ये चीजें चेक नहीं की कि कोई मदरसा यहाँ पे उग रहा है या बन रहा है या यहाँ पे स्टडी करवाई जा रही है? क्या उस समय इस पे कोई एक्शन नहीं हो सकता था? और तीसरी बात मैं ये कहूंगी कि जो हम अवैध निर्माण की अगर बात कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि भाजपा सरकार अगर अवैध निर्माण को हटाने की बात करती है तो वो हर एक उस अवैध निर्माण को हटाए जो इस राज्य के अंदर है। और अगर हम आंकड़े देखें तो सबसे ज्यादा संपत्ति अवैध निर्माण जो है वो नेताओं का होगा। उन नेताओं पे कोई कार्रवाई यहाँ पे नहीं होती है। आप अभी देखेंगे, अभी कुछ दिन पहले की एक खबर थी कि प्रेमचंद अग्रवाल जी के बेटे ने वन क्षेत्र की एक जमीन पे सड़क बनाई अवैध, लेकिन उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अवैध निर्माण तो इस राज्य के लिए एक दीमक की तरह है और वो अवैध निर्माण खत्म होना चाहिए। लेकिन एक पर्टिकुलरली किसी समुदाय को टारगेट करके मत बोलिए। रिस्पना के किनारे जो अवैध निर्माण है उसको हटाने की कोशिश करिए, जिससे पूरा हमारा ये प्रदूषित हो रहा है। और जो बच्चे जो वहां से निकल के आ रहे हैं उनके लिए भी कोई विकल्प या कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे कि वो अगर अपने धर्म की चीजें सीखना चाहते हैं तो इसमें बुराई क्या है? अपना स्कूल में भी उनके लिए प्लानिंग करिए और यहाँ पे जो अगर वो अपने धर्म की कोई चीज सीखना चाहते हैं उसके लिए भी कुछ इंतजाम सरकार को करना चाहिए। नहीं, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस पर जवाब लेंगे। मैं प्रेम पंचोली जी आपके पास आ रहा हूँ। इस वक्त सर क्योंकि प्रदेश में ये कार्रवाई बहुत तेजी के साथ चल रही है और इसमें साफ भी कर दिया गया है, लेकिन कई सवाल है। अगर संचालित हो रहे हैं, कोई नियमों के अनुसार संचालित नहीं हो रहे हैं, तो सवाल ये भी है कितना वेतन कहाँ से आ रहा है, संचालित होने का फंड कहाँ से आ रहा है, ये भी सवाल है। साथ साथ विपक्ष के सवाल भी मैं आपसे समझना चाहूंगा। देखो, फंड कहाँ से आ रहा है ये पेचीदा सवाल है। इसको जो इस तरह से जो संस्थाएं जो चलती है, जो अर्ध सरकारी सहयोग से चलती है या लोगों के सहयोग से चलती है, इनको आप इस तरह से वैध और अवैध कहना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर सरकार के नॉर्म्स में है कि वैध क्या है अवैध क्या है तो वो भी सामने आना चाहिए। लेकिन अगर आप राजनीति के लिए आप इस तरह का इस्तेमाल करते हो तो मुझे लगता है ये किसी राज्य के विकास के लिए बहुत खराब चीज है और बहुत गलत बात है। क्या है कि मदरसे अगर अवैध है तो इसका मतलब वैध भी है ना, वो वैधानिक भी है ना, मतलब ऐसा तो है नहीं वो डायरेक्ट उनको अवैध माना गया। अगर वो अवैध हैं तो वो वैधानिक भी होंगे कुछ मदरसे। तो मेरे कहने मतलब ये है कि अगर किसी स्कूल का मामला है, जहाँ तक स्कूल ही समझेंगे, मैं तो मदरसों के बारे में इतना जानता नहीं हूँ, तो अगर सरकार उनको मदद करती है, सरकार टीचरों की मदद करती है, वहाँ रहने खाने मिड डे मील तक मदरसों में दिया जाता है, तो ये जो सारी सुविधा जब सरकार के द्वारा होती है तो कुछ अगर गड़बड़ हुए है तो उसको आप राजनीति की इशू मत बनाइए। अगर किसी स्कूल का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है तो उसको रद्द कर दीजिए। वहाँ बच्चे कम है या वहाँ रिसोर्स नहीं है, वहाँ जगह नहीं है, या जो भी नॉर्म्स हैं सरकार के उसके अंडर में अगर आता है तो उसको हटा दीजिए, उसको रद्द कर दीजिए उसका रजिस्ट्रेशन। लेकिन आप इसको अगर पॉलिटिकल इशू बनाते हैं कि वोट बैंक का इशू बनाते हैं तो ये अपने देश में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की जो लड़ाई है वो तो हर जगह जारी है ना, और उसको आप इस छोटे से राज्य में शुरू करने जा रहे हो तो मुझे लगता है कि किसी भी राज्य के विकास के लिए बहुत बड़ी गलती होगी कि आप इस तरह से उसका मुद्दा बना रहे हैं। आप प्राइवेट स्कूल, कोई भी स्कूल ले लीजिए, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, वो मोमडन समुदाय की भी स्कूलें हैं, प्राइवेट स्कूलें बहुत, वो स्कूल जब नॉर्म्स में नहीं आते तो उनका रजिस्ट्रेशन कई सालों के लिए रद्द कर दिया जाता है। मैंने अपने आंखों से देखा है, पर उसको राजनीतिक मुद्दा बनाया गया ना। अब आप पर्टिकुलर एक समुदाय को टारगेट कर रहे हो और इस तरह की आप बयानबाजी कर रहे हो तो मुझे लगता है कि वो हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के हित में बहुत अच्छा होने वाला नहीं है। जो ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की जो लड़ाई है ये फिर और तेज हो जाएगी, और जब अगर लड़ाई से भी अगर समाधान होता है तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी समाधान लड़ाई से होता है।
है ना। तो इसलिए सरकारों को, हमारे जो सरकार में जो इस समय सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनको तय कर देना चाहिए कि जो अवैध है उसको रजिस्ट्रेशन खत्म करो, बात खत्म। इसको मुद्दा क्यों बनाना है? ठीक है। और जो वैध है उनको चलने दो, अच्छे ढंग से चलने दो, जिस तरह की सरकारी मदद उनको दी जाती थी। अब अगर वो अवैध है, पैसा कहाँ से आ रहा है, एक सवाल यहाँ पर है। तो ऐसे तो बहुत सारी संस्थाएं देश के अंदर, उनको अगर पूछा जाए कि पैसा कहाँ से आ रहा, तो उनके भी तरीके हैं, कुछ उनके लिखे हुए, कुछ लिखे हुए नहीं है। तो ये बहुत ही बारीक सवाल है कि जो संस्थाएं हैं उन्होंने किसी के जेब पे डाका नहीं डाला, किसी की तिजोरी में डाका नहीं डाला, किसी मंदिर को नहीं लूटा, लेकिन वो स्वयं सेवी संस्थाएं हैं, उसको आप और हम सब कई लोग डोनेशन देते हैं, कोई कैश करते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई 10 रुपए 5 रुपए, उस तरह से वो लोग अपना काम आगे बढ़ाते। कोई एजुकेशन का काम कर रहा, कोई गरीबी हटाने का काम कर रहा। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं। वो संस्थाएं कोई राजनीतिक दलों से भी जुड़ी हुई संस्थाएं हो सकती है, ऐसा नहीं है। कोई किसी से जुड़ी, कोई कांग्रेस से, कोई भाजपा से, तो फिर आपको सभी संस्थाओं की जांच करनी पड़ेगी कि इनके पास पैसा कहां से। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, रोक रहा हूं आपको क्योंकि यहाँ पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद चर्चा जारी है कि अगर ये सवाल उठ रहे हैं तो इन सवालों पर क्या सोचना भी चाहिए जो मौजूदा वक्त में स्थिति बनी हुई है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं प्रदेश भर में चल रहे मदरसों पर कार्रवाई की, जो कि 130 के पार पहुंच गई है। सरकार का यह कहना है कि जो अवैध है उसको छोड़ेंगे नहीं और जो वैध है, जो सही है, उसको छेड़ेंगे नहीं। इसी बात को लेकर चर्चा है, लेकिन विपक्ष के भी अपने सवाल हैं। प्रभा जी, आपके पास आ रहा हूं। उत्तराखंड क्रांति दल ने भी कहा कि आप जैसे इस्तेमाल किया जा रहा है अवैध मदरसा, तो इसको क्यों ना अवैध अतिक्रमण इस्तेमाल किया जाए। ये आरोप लग रहे हैं आप पर। विपक्ष भी कह रहा है कि एक टारगेट किया जाता है और आप राजनीतिक इशू इस चीज़ को बना रहे हैं, और ये इस वजह से क्योंकि आप लाभ लेना चाहते हैं। देखिए रवि जी, सबसे पहले मैं कहूँगी, अगर इसको, मैंने वही कहा है कि अगर इसको राजनीतिक परिदृश्य में आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये अवैध वर्ड इसमें यूज़ किया जा रहा है। लेकिन अवैध अगर वो मदरसा है तो उसको अवैध मदरसा बोलने में क्या दिक्कत है। अगर हम अवैध निर्माण, देखिए हम तो खुलकर बोल रहे हैं, हम छुपा नहीं रहे हैं। अगर हमारी ऐसी मंशा होती या हमें ये लगता कि भारतीय जनता पार्टी को कि हम कुछ गलत कर रहे हैं या हमारी सोच गलत है, तो हम उसको अवैध निर्माण बोल सकते थे। लेकिन हम अवैध निर्माण नहीं बोल रहे। निर्माण, वहाँ पे मदरसा चल रहा है आपका और वो सबको दिखाई दे रहा है, तो हम अवैध निर्माण क्यों उसको बोले। कोई बिल्डिंग वो नहीं है, कोई कंस्ट्रक्शन वहां पे नहीं हो रहा है, वहां पे मदरसा चल रहा है। और मदरसा अपने में रवि जी एक बहुत बड़ी, मैं कहूंगी कि एक इंस्टीट्यूशन होता है जहां पे देश का, मैं कहूंगी जो उस समाज के बच्चे होते हैं वो पढ़ रहे होते हैं, वो भविष्य की उनकी नींव रखी जा रही होती है। तो हम उसको अवैध निर्माण कैसे बोल देंगे। अगर मदरसा है, मदरसे को कल को कोई मस्जिद बना देगा। और क्या आपने उत्तराखंड में जो हमारा जो भूमि है रवि जी, मैं आपको बताना चाहूंगी ये देव भूमि है। और जो और राज्यों के अगर परिप्रेक्ष्य में हम उत्तराखंड को देखें तो इसमें यहाँ लोगों की एक अपनी आस्था है, अपनी एक विश्वास है, लोग यहाँ पर आते हैं। तो एक उत्तराखंड का जो एक माहौल होता है, उस माहौल में भी अगर हम इन चीजों को छुपाने की कोशिश करें तो ये तो अपने में बहुत बड़ा, तब आप इसको राजनीति कह सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है कि जो राजनीतिक मुद्दे या राजनीतिक, हम कहेंगे, सोच के साथ काम कर रही है। हम कह रहे हैं कि अगर अवैध रूप से, मतलब हमने अवैध का मतलब आपको बता दिया कि मदरसे हैं, वो अवैध मदरसा है, तो हम बिल्कुल कहेंगे अवैध मदरसा है। ये बात तो ठीक है, लेकिन 130 से अधिक जो कार्रवाई हो गई उसमें बच्चे तो पढ़ रहे थे। उन बच्चों के लिए आपके पास क्या प्लान है। अगर ये आंकड़ा आ गया कि 130 के पार पहुंच गए, तो ये आंकड़ा भी आना चाहिए था ना कि उनसे इतने बच्चों को इन स्कूलों में शिफ्ट भी कर दिया गया है। बच्चे तो पढ़ ही रहे थे वहाँ। हाँ, मैं इस पर आ रही हूँ। मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जो बच्चे कुछ मदरसों में ये है कि वो आसपास के क्षेत्रों में, अगर हमने देखा है, अगर हम उधम सिंह नगर की बात कर ले, कुछ क्षेत्रों में तो 1-2 मदरसे अवैध रूप से चल रहे थे। लेकिन अगर हम हल्द्वानी की बात कर ले, उधम सिंह नगर की बात कर ले, वहाँ पे क्लस्टर्स में हम कह दें बहुत सारे मदरसे थे। तो उन बच्चों को जो वैध मदरसे थे वहां पर शिफ्ट किया गया है। अगर उनके मानक सही पाए गए हैं, जो वैध रूप से, हमारा कहने का मतलब है कि वो जो हमारी पॉलिसी आई है मॉडर्न मदरसे की, कि वहां पर हमें वो शिक्षा भी देनी है उनको, जो एक राज्य ने कहा है कि एनसीईआरटी के तहत उनको शिक्षा दी जाए, ताकि वो, ठीक है, वो धार्मिक शिक्षा ले, उसमें बुराई नहीं है। लेकिन जो सरकारी स्कूल भी वहां पर चल रहे हैं, अगर किसी को कोई समस्या है जहां पर और बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो वो वहां पर भी तो पढ़ सकते हैं। अगर एनसीईआरटी की उनको शिक्षा लेनी है, वो वहां पर ले लें, उसके 2 बजे के बाद जाके वो अपनी धार्मिक शिक्षा ले लें। लेकिन अगर धार्मिक शिक्षा के नाम पर कोई अपने घर में एक कमरे को मदरसे में कन्वर्ट कर दे और उसका रजिस्ट्रेशन ना कराए और वहां पर बच्चों को कुरान की शिक्षा देना शुरू कर दे,
और उनके माँ बाप को पता ही ना चले कि बच्चे तो उनके माँ बाप के हिसाब से देखा जाए तो उनके साथ भी मैं कहूंगी नाइंसाफी है कि हम उनके बच्चों को बुला रहे हैं पढ़ाने के लिए, वो नहीं अफोर्ड अगर कर पा रहे तो उनको भी ये बताना पड़ेगा कि सरकारी स्कूल है जहां पर आप बच्चों को भेजिए। आप ये बताइए क्या सरकारी स्कूल में कोई भेदभाव है कि वहां पे किसी विशेष समुदाय के बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं? आप बता दीजिए। या सरकारी जो हमारी सुविधाएं दी जा रही है, चाहे वो आंगनबाड़ी के स्कूल हो, चाहे वो 8th तक के स्कूल हो, वहां जो सुविधाएं है वो सरकार की तरफ से हर बच्चे के लिए सुविधाएं दी जा रही है, तो वहां पर क्यों नहीं पढ़ाए जा रहे हैं? और जहां पर भी ये ज्यादा मदरसे, वहां पे बच्चों को कहा जा रहा है कि जो आप वैध मदरसे उनमें जाइए पढ़ने के लिए, और जो हमारे स्कूल हैं वहां पर आप चले जाइए। और जो हमने कहा है कि अवैध रूप से चल रहे हैं, तो आप देख लीजिए वहां पे क्यों अवैध रूप से चलाए जा रहे थे, क्या उनका मकसद था? क्या भविष्य में वो एक राज्य के लिए खतरा साबित नहीं हो सकते थे? अगर वो अवैध रूप से चल रहे थे, आपने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया? क्या जो मदरसे के संचालक थे उनको नहीं पता था कि क्या पॉलिसीज होती हैं मदरसा चलाने की? अगर उनको पैसे चाहिए थे, अगर वहां बच्चे आ रहे हैं, आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो कोई चीज, तो वो आप कहां से प्रोवाइड कर रहे हो? तो अगर प्रशासन आपसे इस बारे में प्रश्न कर रहा है तो इसमें क्या गलत है? और अगर आप बच्चों को वहां पे धार्मिक शिक्षा दे रहे हो, लेकिन और उनको बेसिक जो बुनियादी शिक्षा है उससे वंचित क्यों करा जा रहा है बच्चों को? अभी हमारे वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने खुद कहा है कि कल को वो पढ़ लिख के 15-16 साल के वो बच्चे हो जाएंगे, अपने पासपोर्ट में क्या लिखेंगे? वो क्या उनकी शिक्षा का आधार है? क्या उन्होंने पढ़ा है? केवल उर्दू, अरबी और यही उन्होंने पढ़ा है वहां से? तो क्या हम नहीं चाहेंगे कि वो बच्चों का भी अधिकार है जीने का, उनको भी पढ़ने का अधिकार है? तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल राजनीति से यह काम नहीं कर रही है। हमारा एक ही मकसद है कि समाज के हर वर्ग को ऊपर उठाना है, उसको विकास की मुख्य धारा से हमें जोड़ना है। विपक्ष तो कह रहा है ना कि आप मदरसों का नाम लेकर टारगेट करते हैं एक चीज को कि अवैध मदरसे। नहीं, ऐसा नहीं है रवि अवैध जी। निर्माण तो बहुत है, अवैध रूप से कोई भी चीज पाई जाएगी, आप ये देख लीजिए, ये कार्रवाई मैंने आपको बताया पिछले 2 वर्षों से चल रही है। पिछले कुछ समय एक प्रोपेगेंडा सा चलाया जा रहा था कि अभी ये रमजान का महीना है तभी ये सब काम हो रहे हैं, लेकिन ये तो पिछले 2 वर्षों से हो रहा है। हमारे पहाड़ों में भी जो वन भूमि थी, अगर उसके अंदर भी हमें कुछ अवैध अतिक्रमण पाए गए, चाहे वो मंदिरों के नाम पर भी पाए गए, उनको भी दूर किया गया है। अगर वो कहीं पे किसी ने मजार बना दी है, उनको भी अवैध अतिक्रमण है। 5000 एकड़ जमीन जो अवैध रूप से कब्जे में कर ली गई थी, उसको सरकारी संपत्ति में निहित कर लिया गया। ऐसा नहीं है, उसके आंकड़े हमारे सामने है कि जो जंगलों की भूमि हमारी ले ली गई थी। तो देखिए, मैं तो कहूंगी ये तो विपक्ष का एक प्रोपेगेंडा है, लोगों को भड़काने का, लोगों को बहकाने का। लेकिन ये सबको पता है कि कोई इनके बहकावे में आने वाला नहीं है, कितना भी प्रोपेगेंडा चला ले, क्योंकि जब धीरे धीरे अभिभावकों को भी पता लगेगा कि हमारे बच्चों को वंचित रखा जा रहा था शिक्षा से, जो उनका बुनियादी अधिकार है, तो वो खुद ही उनको अच्छा लगेगा कि हाँ, सरकार ने जो कार्रवाई करी है वो सही करी है। और फिर हम क्यों इस देवभूमि में अवैध गतिविधियां चलने दें, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो? तो ये कहना, ये मैं तो इसको सिर्फ ये कहूंगी रवि जी, एक प्रोपेगेंडा विपक्ष का है जो वो चला रहा है। सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मदरसे कितने मदरसे अभी चल रहे हैं, 400-500 के आसपास तो हमारे मदरसे चल रहे हैं जहां बच्चे जा रहे हैं, वो मानकों पे स्थित। अगर सरकार की ऐसी कोई मंशा होती तो वो उन मदरसों को भी तो बंद करती ना। वो मदरसे तो चल रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि मदरसों को बंद कर दिया गया है? केवल विकास की मुख्य धारा में जोड़ना और सबको शिक्षा का समान अधिकार देना, यही हमारा सरकार का उद्देश्य है। ठीक है प्रमोद जी, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है। मैं आंकड़े बता देता हूँ। एक उधम सिंह नगर में 64 हैं, देहरादून में 44, यहाँ तक कि पौड़ी गढ़वाल में भी 2 मदरसे जिनको सील किया गया। इसके अलावा हरिद्वार में भी 26 मदरसे थे। सबसे बड़ी संख्या उधम सिंह नगर में है। एक तो आज ही सील किया गया, एक महीने पहले नोटिस दिया गया था सहसपुर में, बड़ा मदरसा है, आज सील किया गया। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जो अवैध है उसको दिक्कत है, जो वैध है उसको दिक्कत नहीं है। उनको तो कहा है कि आप लोग चलाइए, संचालित कीजिए। NCERT जो भी नॉर्म्स बनाए गए हैं, उन नॉर्म्स पर अगर आप चल रहे हैं तो आप चलाइए, और जो नियम है उसके अनुसार चलाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में विपक्ष ने जो सवाल उठाए, मैंने भी पूछा कि भाई जो बच्चे अब बाहर हुए उनके लिए क्या है, तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो आसपास स्कूल हैं या फिर जो वैध मदरसे हैं वहाँ पर उनको पढ़ाया जा रहा है, तो फिर ऐसे में तो कोई दिक्कत नहीं होनी नहीं चाहिए। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। वैसे तो मैं आपको बहुत भारी मन से जो आज हम ये डिबेट मदरसों पे कर रहे हैं, देवभूमि में जो भगवान बद्री की भूमि है, जो भगवान केदार की भूमि है, गंगा जमुना की भूमि है, वहाँ पर मदरसे की बात कर रहे हैं। और जो सरकार कहती है कि हम जो है सनातनी सरकार हैं, अरे इनसे अगर हम इस पर डिबेट कर रहे होते कि संस्कृत विद्यालयों की अगर हम यहाँ पर जिक्र कर रहे होते, संस्कृत विद्यालयों की अगर हम बात कर रहे होते जो आज देवभूमि में दम तोड़ने के कगार पर हैं,
संस्कृत विद्यालयों की स्थिति यह है कि वहाँ जो है जो एडेड विद्यालय हैं वो आज भी जो है संस्कृत विद्यालय का जो आचार्य है, प्राचार्य है, वो 20 से 22 हजार रुपए में उनको, वो भी उनको समय पर संस्कृत में अगर बात करें तो सरकार ने कहा कि हम संस्कृत नहीं, सुनिए आप ना, सुनिए ना आप, लेकिन आज हम डिबेट कर रहे हैं, आज हम डिबेट कर रहे हैं जो अल्पसंख्यक है, जो बहुसंख्यक है, उस पर हम बात कर नहीं रहे, जो बहुसंख्यक हम है। किसको थोड़ा बंधुनी जी, मैं आपको देखो, बंधुनी जी देखिए, सुनिए आप, देखो मैंने आपको सुना और आपको सुनना चाहिए। देखिए कह रहे हैं कि आपने उनको तोड़ा, आपने राज्यों में है, उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है और उसका ही आज ये नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी को एक्शन लेना पड़ रहा है। पहले अपने गिरेबान में आप झांक लीजिए, आरोप लगा रही भारतीय जनता नहीं, देखो आरोप लगाना बड़ा सरल है, आरोप लगाना, मैं तो संस्कृत का विद्यार्थी हूँ, मैं संस्कृत के बारे में जानता हूँ और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो संस्कृत विद्यालय में पढ़ाया जाता है, जो धार्मिक शिक्षा संस्कृत विद्यालय में वेद वेदांग की दी जाती है, वही मदरसे में कुरान की भी दी जाती होगी, वही मदरसे में कुरान की भी दी जाती होगा। अब आप कह रहे थे कि आप उसको सरकारी स्कूल में भेज दीजिए, आप ये बताएं कौन सा सरकारी स्कूल ऐसा है जहां वेद पढ़ाया जाता हो, कौन सा सरकारी स्कूल ऐसा है जहां जो है ज्योतिष का ज्ञान दिया जाता हो, ऐसा कौन सा सरकारी स्कूल आप मेरे को बता दें कि जो कुरान पढ़ा लेगा, कौन से, आप ये बताइए ना। आप मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये सब आपके महापुरुष हैं, ये सब आपके महापुरुष हैं जिनको आप बराबर याद करते हैं, ये सब आपके महापुरुष हैं जिनको आप बराबर, अरे ये इन महापुरुषों के कारण आप 240 में हैं, ये आपके महापुरुष हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए, आप लोगों की तो मंशा ये है कि सनातन, देखिए आप, ऐसा है सनातन आप जानते ही नहीं है, आप सनातन के बारे में जानते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी क्या जानती है सनातन के बारे में? आप सनातन के बारे में क्या जानते हैं? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि प्रत्येक आदमी की अपनी शिक्षा की व्यवस्था है और शिक्षा की व्यवस्था में जिस तरह हमारे यहाँ संस्कृत विद्यालय है, संस्कृत विद्यालय में हम विज्ञान में पढ़ाते हैं और संस्कृत विद्यालय में हम इंग्लिश में पढ़ाते हैं, लेकिन ऐच्छिक विषय में हम उसको पढ़ाते हैं। वो कंपलसरी नहीं है कि आप उसको इंग्लिश पढ़ाएं, आप उसमें जो है, जो बच्चा उसको पढ़ना चाहता है वो उसको पढ़ता है, क्योंकि वो धार्मिक हमारी शिक्षा है। संस्कृत विद्यालय से निकल करके हमारे यहाँ जो है उसके आचार्य बनते हैं, संस्कृत के टीचर बनते हैं, उनके यहाँ जो है उर्दू के टीचर बनते हैं, उनके यहाँ जो कुरान पढ़ाया जाता है, उनके यहाँ, हमारे यहाँ जो है कर्मकांड करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, और उनके यहाँ जो है वो मंदिरों में जो मौलवी जिनको बोलते हैं वो करते हैं। सवाल ही तो है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं हमारी पार्टी ने कभी नहीं कहा कि आप जो है किस पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं। हमारा कहना यह है कि भाई आखिर विद्यालय है और कोई विद्यालय चल रहा है, आप उसके बच्चों को कहीं तो भेजोगे। और आप एक बार बताओ, 130 का तो आपको याद है, अगर उसमें 130 बच्चे भी थे तो मैंने तो कहीं किसी समाचार पत्र में, मैं आजकल रोज पढ़ रहा हूं मदरसों के खिलाफ, हमने तो कहीं नहीं पढ़ा कि भाई वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी या शासन के लोग गए हों, उन्होंने जो है उस विद्यार्थियों को जो है कहीं शिफ्ट कर दिया हो। आप बताएं ना, यहाँ चैनल पे बोलने से थोड़ी हो जाएगा, आप आंकड़ा तो बताएं कहाँ आपने शिफ्ट कर दिया, तो उसका आंकड़ा होना चाहिए। ऐसा बोलने से थोड़ी हो जाएगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि देवभूमि में संस्कृति की, देखिए आप, देवभूमि में संस्कृत पे चर्चा हो, जो संस्कृत जो देवभूमि में दम तोड़ती नजर आ रही है, और हम जानते ही नहीं है मदरसे के बारे में, उस पर चर्चा कर रहे हैं, हम उसमें चर्चा। आप बताएं ना, शिक्षा मंत्री कितने दिन किसी संस्कृत विद्यालय में गए, आप बताएं ना, मेरे को बताएं, आप मेरे को बताएं कि हरिद्वार और हमारे लक्ष्मण झूला और हमारे स्वर्गाश्रम में बहुत सारे संस्कृत विद्यालय। मैं कहता हूं कि कौन सा भारतीय जनता पार्टी का नेता संस्कृत विद्यालय में जाकर के कहता है कि संस्कृत विद्यालय में क्या पढ़ाया जा रहा है, और ये आखिर जो है संस्कृत विद्यालय दम क्यों तोड़ रहे हैं? तो आप जो है अपनी शिक्षा को आप बढ़ाएंगे नहीं, जिसपे आप बात करेंगे नहीं, और आप सनातन की बात करते हैं, आप करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी सनातन की बेशरम है, इनको शर्म आनी चाहिए सनातन की बात करते हैं। जो कुंभ में जाने में भी इनको शर्म आ रही थी, समझ रहे मेरी बात को? तो इसलिए यह है, इनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है, ये इस देश के अंदर इनका ध्रुवीकरण की राजनीति करना और उसका लाभ लेना, इनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है। एक सूत्रीय कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का है कि वो जो है इसको गलत दिशा में डालने का काम करे। आप इनसे पूछिए, इनके मंत्रियों से पूछिए कि संस्कृत विद्यालय के लिए आपने क्या किया। 7 साल से भाई 7 साल से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक विद्यालय को कहीं एडिट किया हो? आप तोड़ना जानते हैं, आप बनाना थोड़ी जानते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी तोड़ना जानती है, बनाना नहीं जानती। दो लोग और भी हैं,
क्या दो लोग और भी हैं बड़ी सर बड़ी चर्चा में। बनाने के ठीक बारे है में प्रभा जी, सोचा? प्रभा जी। आप कहती है मुस्लिम प्रभा जी, यूनिवर्सिटी दो लोग बनाएंगे और भी हैं उत्तराखंड चर्चा में, में। तो प्रभा जरा जी। सोच लीजिए ये आप सब किस आपकी प्रकार के देन है, बयान ये सब आपका यहाँ पर दे रहे प्रोपेगेंडा हैं। है। ठीक है ठीक है मीनाक्षी जी, 70 सालों में मीनाक्षी आपने जी, करा ठीक क्या है, ठीक है? है। पहले इस बात का जो जवाब आप दीजिए। बेच रहे हैं, जो कांग्रेस आपके ने करा प्रधानमंत्री क्या? बेच रहे हैं, वो केवल हमने किया देश को 70 तोड़ा, सालों में। संविधान को आपको अपने बता घर दूं की मैं, जागीर समझ लिया, आप ये और बताएं संविधान में जुमलेबाजी के संशोधन सिवाय इस किसने देश के करा? अंदर चलिए, हो ठीक है, क्या है? संविधान को ठीक है, बार-बार आपने ठीक है, बात आ गई अल्पसंख्यक आपकी, समुदाय के लिए बात आ आपने गई, आप इस्तेमाल दोनों किया है। पार्टी की बात आ केवल गई वोट है, बैंक की दोनों। राजनीति आप ठीक है लोगों प्रभा ने जी, करी ठीक है, है, उसी का परिणाम ठीक आज है, हम ठीक है, सबको बात आ गई भुगतना पड़ आपकी, रहा है। बात आ गई आपकी, आ गई। मीनाक्षी जी, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों की सरकारें रही, ठीक है, मदरसों पर कार्रवाई कर रही है भारतीय जनता पार्टी और ये कह रही है कि जो अवैध है भाई इसको तो नहीं रखना चाहिए। आपने पहले भी कहा कि टारगेट किया जा रहा है एक विशेष शब्द को जिसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आज संस्कृति के लिए क्या हो रहा है और संस्कृति के लिए कांग्रेस पर भी निशाना साध दिया। लेकिन मौजूदा वक्त पर अगर बात करें तो जिस अवैध पर बात होती है प्रदेश में, अवैध तो नहीं होना चाहिए, अवैध तो अवैध है, लेकिन मौजूदा वक्त में जो सरकार काम कर रही है, जो इस बात को कह रही है, तो आप लोगों को ये क्यों लगता है कि ये टारगेट ही किया जा रहा है किसी विशेष चीज को लेकर? दरअसल देखिए रवि जी, आप हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाजपा जो है वो मुस्लिम मदरसे और कुरान और अल्लाह इन सब से बाहर ही नहीं आ पा रही है। उसकी मानसिकता मतलब इतना ज्यादा उसके दिमाग में ये मुस्लिम वर्ड जो है वो घुस गया है कि वो इससे आगे कुछ बात ही नहीं कर पा रही है। मेरे हिसाब से जब राज्य के अंदर अवैध निर्माण बहुत ज्यादा है, हमारे जो कई जैसे मैंने पहले भी बोला कि नेताओं के सबसे ज्यादा अवैध निर्माण जो है वो हो रखे हैं पहाड़ों के ऊपर, जाके चेक करिए ना। अभी प्रेमचंद अग्रवाल जी का ही एक किस्सा उनके बेटे का बताया मैंने, और एक अभी उनका एक रिजॉर्ट जो बन रहा था जिसपे अभी उसको स्टॉप किया गया, वो भी उत्तराखंड क्रांति दल ने उस पर आवाज उठाई, तब वो वहां पे स्टॉप किया गया। तो इस तरह के अवैध निर्माण बहुत ज्यादा इस राज्य के अंदर हो रहे हैं। तो अवैध निर्माण को अवैध निर्माण बोलिए ना। अब अवैध मदरसा, अरे ये जो भूत आपके सर पे चढ़ा हुआ है ना समाज को बांटने वाला, उसे छोड़िए। और एक मिनट प्रभा जी एक मिनट प्रभा जी, आप प्लीज, आप बात क्यों नहीं करने देती हैं? समाज को बांटने की मानसिकता आपकी है प्रभा जी। आपके नेता जो है वो सदन के अंदर इस तरह का बयान देते हैं। प्रभा जी, आपके नेता यूकेडी बांट रही है, बात करते हैं। यूकेडी जो कर रही है वो सही कर रही है, यूकेडी बिल्कुल सही कर रही है। कहती है कि आपने जब यहाँ की लड़ाई लड़ी तब आपने लड़ी, आपके नेता जीते, उसके बाद आपने क्या करा? बीजेपी के साथ मिल गए, यहाँ पे आके सत्ता में बैठ गए। सुन लीजिए ना, अरे एक सेकंड आप सुन तो आप एक काम करिए ना, प्रभा जी को ही सारा टाइम दीजिए, वो बोले। नहीं प्रभा जी नहीं, प्रभा जी गलत बात है, प्रभा जी मेरी बात सुनिए, प्रभा जी एक सेकंड, अरे आप सुन लीजिए उनका, पहले मेरी आप बात सुन सुनिए, लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। रवि जी, नहीं, आप बोलिए, अरे आप सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए, सबसे ज्यादा वक्त मिला है आप इनका आपको। मीनाक्षी लीजिए, मीनाक्षी जी, ठीक है मीनाक्षी जी सुन लीजिए, मीनाक्षी जी बात पूरी कीजिए। समाज को बांटने की राजनीति करते हैं ये लोग। अब इस तरह से देखिए आप, ठीक है, अभी नहीं, आपने आप देखा कि जिस प्रकार से हम जब भी हम मुद्दों की बात करते हैं, ये इस प्रकार से धर्म, धार्मिक और बांटना और समाज और इस सब पे आके अटक जाते हैं। आज उत्तराखंड क्रांति दल बोल रहा है कि यहाँ पे हम अतिक्रमण, देखिए ये लोग जो बात कर रहे हैं, हम 1950 मूल निवास की जब बात करते हैं तो उत्तराखंड परिक्षेत्र के अंदर आने वाला हर एक व्यक्ति, फिर हम ये बात नहीं कर रहे हैं वो किस समाज का है, हम ये बात नहीं कर रहे हैं वो किस धर्म का है, हम बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड परिक्षेत्र में जो भी व्यक्ति आता है उसका पहले अधिकार है यहाँ के संसाधनों पे। लेकिन जो इन्होंने यहाँ पर अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए जो लोग बसाए हैं और उनको बसाने के चक्कर में जो इन्होंने मूल निवास 1950 खत्म किया है, मूल निवास 1950 खत्म किया, यहाँ पे भू कानून पे जो इन्होंने संशोधन किया, वो इनकी वोट बैंक की राजनीति है। वो आज बच्चा बच्चा इनको जानता है कि ये किस प्रकार की राजनीति यहाँ पर कर रहे हैं। तो कृपया करके सिर्फ बातें मत करिए डिबेट्स में आके कि आप ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। अगर आप बात कर रहे हैं कि जो मदरसों में इस प्रकार की पढ़ाई हो रही है, इस प्रकार का जो गलत गतिविधियां हो रही हैं, तो आपने आज तक क्यों नहीं उन पे एक्शन लिया? क्या आपको गलत गतिविधियां आज ही पता चल रही हैं क्या? लेकिन ठीक है ना, अवैध पर एक्शन लिया जा रहा है तो उसमें गलत भी तो नहीं, गलत नहीं है। लेकिन आप एक बात सुनिए ना, मैंने फिर शब्द के ऊपर आपत्ति जताई है। मैं फिर ये कह रही हूँ कि अवैध निर्माण, रिस्पना नदी के किनारे पूरा अवैध निर्माण है, वहां के लोग कितनी परेशानी में है। और जब भी हम एक समाज के अंदर रहते हैं, उस समाज के अंदर हमें न्याय की बात करनी पड़ती है, उन लोगों की समस्याओं की बात करनी पड़ती है। आप ये समझिए कि आप बात कर रहे हैं कि हमने अवैध मदरसे तोड़ दिए, बहुत बड़ी उपलब्धि आपने कर दी है कि आपने मदरसे तोड़ दिए। आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि इस राज्य के अंदर सिर्फ मदरसे ही बनते चले गए थे, तो अब तक कहां आंखें बंद करके सोए हुए थे? ठीक है प्रभा जी, आपसे जवाब लूंगा। मैं प्रेम पंचौली जी के पास जा रहा हूं। पंचौली जी, जो मौजूदा वक्त में सरकार कार्रवाई की बात करी, विपक्ष लगातार उस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जो कार्रवाई हो रही है इसे किस तरीके से देखना भी चाहिए, क्या इसकी जरूरत है
उत्तराखंड में जो कार्रवाई की जा रही है? देखो, उत्तराखंड हो चाहे कोई देश हो, हमेशा क्या है कि अवैध के खिलाफ तो कोई भी कार्रवाई कर सकता है, कोई भी सरकार, न्यायालय, जुडिशियरी जो भी है जी। है ना। मेरे कहने का मतलब है कि सरकार को इतनी जरूरत क्या कहने की पड़ गई कि मदरसे अवैध चल रहे हैं। सरकार के पास तो पूरी मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है, लोग हैं, मेन पावर है ना। एलआईयू है, आईबीएस है, अपनी जांच रिपोर्ट, अपनी एलआईयू रिपोर्ट, आईबी की रिपोर्ट लेकर के सीधी कार्रवाई करो। मतलब एक राजनीतिक मंच पे आने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि अगर कोई अवैध कारोबार चल रहा है तो उसको राजनीतिक मंच पे आकर के कहा जाए। तो ये भी हम ये नहीं कह सकते वो उनकी एक्टिविटीज है। एक्टिविटी तब होगी ना जब हम केदारनाथ जाएंगे और कोई जाम नहीं लगेगा। एक्टिविटी तब अच्छी होगी जब हम पिरान का लेट जाएंगे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, कोई भाषणबाजी नहीं होगी। तो एक्टिविटीज में आना निकालने के लिए आप अगर इस तरह के हथकंडे अपना रहे तो मुझे लगता है ये समीचीन नहीं है आज की डेट में, मौजूदा समय में तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा हो कि सरकार अपनी मशीनरी का इस्तेमाल करे और जो गड़बड़ काम है उसमें कार्रवाई करे, बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसको पॉलिटिकल इशू बना रहे हैं तो जनता तो देख रही है ना। और आज इसकी जरूरत नहीं। आज आप कौन व्यक्ति जिसने दुनिया में नाम कमाया है, जो दुनिया में स्थापित हुआ है, जो अपने बलबूते स्थापित हुआ, वो धार्मिक किताबों को पढ़ करके नहीं हुआ। ये धार्मिक हमारे अंदर का मामला है, वो हमारा निजी मामला है। लेकिन जब आप समाज के बीच में जाते हैं या दुनिया के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो तब आपकी पढ़ाई इंटरनेशनल या नेशनल या रीजनली जब आपका व्यक्तित्व निखरता है तो आपका जो सामान्य ज्ञान है, जो सामान्य एजुकेशन है, उसी में आपकी क्वालिटी और आपकी सब चीजें दिखाई देती है। तो अच्छा हो कि आज जरूरत ये है कि जब जो हमारी बहन, क्या नाम उसका, जो भी 9 महीने बाद वापस लौटी स्पेस से, अंतरिक्ष से, जी, तो सुनीता विलियम्स, उसने ये सब किताबें नहीं पढ़ी ना, उसने तो दूसरी किताबें पढ़ी ना। तो वो हिम्मत कहाँ से मिली? उसमें कोई लड़ाई उसको तो पता ही नहीं कि हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं, उसको खुद ही नहीं पता बेचारी को। ठीक बात। तो हमें आज की डेट में एक ऐसा एजुकेशन चाहिए जो जात पात धर्म सब चीज से ऊपर उठ करके हो, और उस पर आगे काम करने की जरूरत है। सरकारों को करना चाहिए, ये छोटी छोटी बातों पे राजनीतिक मंच पे नहीं आना चाहिए। ठीक है, तीनों पॉलिटिकल पार्टी से फाइनल कमेंट ले रहा हूँ। प्रभा जी। जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि जो मदरसों पे सरकार कार्रवाई कर रही है वो बिल्कुल भी राजनीतिक, उसमें कोई मंशा नहीं है सरकार की। सिर्फ जो अवैध रूप से मदरसे चल रहे हैं उनके खिलाफ ये एक्शन लिया जा रहा है, और जिनके भी मानक पूरे हो जाएंगे और जिनका भी रजिस्ट्रेशन, जो भी मदरसे करवाएंगे, निश्चित तौर पर उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन होकर उनको चलाने की अनुमति सरकार के द्वारा दे दी जाएगी, ताकि जो वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी एक मुख्य धारा से जोड़ा जाए, ताकि वो भी भविष्य उनका भी सुरक्षित हो, वो भी भविष्य में डॉक्टर, इंजीनियर और किसी अच्छे पदों पर नियुक्त हो सके। केवल उनको धार्मिक शिक्षा तक ही ना रखा जाए। केवल भारतीय जनता पार्टी का यही एक उद्देश्य है, और हम भी बार बार यही कह रहे हैं कि हम इसको एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इस कार्रवाई को बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरह विपक्ष को भी समझना चाहिए कि वो इस तरह का प्रोपेगेंडा ना फैलाएं, और जो कार्रवाई हो रही है उसको होने दे। जैसे पंचोली जी ने अभी बिल्कुल सही कहा है कि ये कोई राजनीतिक मंच का मुद्दा नहीं है, और उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी की भी सोच है कि जो हमारे बच्चे वहां पढ़ते हैं, हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम उनके भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं, और जो मदरसे उनको मॉडर्न मदरसे बनाने चाहते हैं, ताकि वहां पे शिक्षा का एक अच्छा स्तर बनाया रखा जा सके। मीनाक्षी गिलजा जी। देखिए, राजनीति में बैठकर राजनीतिक लोग राम भजन कर रहे हैं। जैसे कि इनकी हमारी जो वो हैं अध्यक्षा रितु खंडूरी जी, उन्होंने भी जो सदन में बैठ के कहा था कि ये राजनीति का कोई प्लेस नहीं है। अब ये बताइए कि राजनीति के प्लेस पे बैठकर राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है कि ये राजनीति का अर्थ ही समझ गए हैं। ये राजनीति को नेगेटिव क्यों लेके जाते हैं? आप अगर राजनीतिक पार्टी से हैं, राजनीति कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप देखिए, इनकी सोच ही गलत है। ये राजनीति को हमेशा नेगेटिव पॉइंट में लेके आते हैं, इसीलिए ये लोग कहते हैं कि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। अरे राजनीति नहीं कर रहे हैं तो जाओ ना हिमालय पे, यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं? तो ये जो जिस तरह का, ये तो संभव नहीं ना कि राजनेता राजनीति ना करे। राजनेता राजनीति में राजनीति कर रहे हैं तो बोलो ना राजनीति कर रहे हैं। अरे आप क्यों बोल रहे हैं ये राजनीति हम नहीं कर रहे हैं? तो देखिए, इनको समझाना पड़ेगा। पहले तो सबसे पहले तो मुझे लगता है इनको पॉलिटिक्स की डेफिनेशन समझानी पड़ेगी कि भाई आप पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हैं, आप पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं, और लेकिन पॉलिटिक्स को पॉजिटिव वे में करिए, नेगेटिव वे में नहीं। ठीक है, प्रमोद जी। देखिए रवि जी, मैं अभी प्रेम पंचोली जी ने जो कहा कि सुनीता विलियम को जो है पढ़ने की आवश्यकता है,
और तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि सुनीता विलियन को अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग पढ़ेंगे और उसका अध्ययन करेंगे तो सरकार कहाँ से बनाएंगे। इनको तो सरकार बनाने के लिए अल्पसंख्यक मुसलमान जरूर चाहिए। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे और इनकी कुदृष्टि अभी जो है जो विद्यालयों पर पड़ी है उससे भगवान इनको बचाए। मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूं और देवभूमि में ये भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा जो है जो हमारी जो पद्धति है संस्कृत विद्यालयों की उनकी दशा और दिशा को सुधारने का काम करें। ठीक है, आज की चर्चा में वक्त इतना ही है। प्रभा बंदूनी जी, प्रमोद कपरान शास्त्री जी, मीनाक्षी घिल्डियाल जी, प्रेम पंचौली जी, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो प्रदेश में अवैध को लेकर सरकार का ये कहना है कि हमारी कार्रवाई जारी है और अवैध जब तक है कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन इस अवैध में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हम लोग समझते हैं, लेकिन वो कार्रवाई जो हो रही है उस कार्रवाई की कितनी आवश्यकता है ये भी समझते हैं। लेकिन इससे प्रदेश हित में क्या होगा इसको समझने की आवश्यकता है। क्वेश्चन आवर में आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।